हंगरी के लगभग पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान और उनके सहयोगी सक्रिय रूप से देश से पैसे बाहर निकाल रहे हैं और भागने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा वे ओलिगार्क्स जो विक्टर ओरबान का समर्थन करते हैं दर्जनों अरब यूरो संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, उरुग्वे और अन्य दूर देशों में भेज रहे हैं और साथ ही वे हंगरी में अपनी संपत्ति को जल्दी जल्दी बेच रहे हैं और वे सभी निकट भविष्य में देश से भागने की तैयारी कर रहे हैं। आज हंगरी के भावी प्रधानमंत्री पीटर माडेयार ने ऐसा ही एक बड़ा बयान दिया, जिनकी पार्टी ने विक्टर ओरबान की पार्टी को चुनावों में करारी शिकस्त दी है। इसी समय माडेयार ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग की प्रतिनिधि उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ आपातकालीन वार्ता के लिए जा रहे हैं, ताकि हंगरी के लिए यूरोपीय संघ की निधियों से अरबों अरब यूरो की राशि को फिर से जारी कराया जा सके। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के समर्थक ओलिगार्क्स संयुक्त देशों में अरबों की रकम निकाल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे और अन्य दूर दराज के देश। पीटर माडियार, जिनकी पार्टी टीआईएसए ने संसदीय चुनावों में जीत हासिल की, का मानना है कि तथाकथित व्यापारी जो हमेशा ओरबान की कृपा से पलते रहे हैं, बस देश से भागने की तैयारी कर रहे हैं। माडियार के अनुसार हंगरी की राष्ट्रीय कर और सीमा शुल्क प्रशासन ने सहयोगी के करीबी लोगों से जुड़े कई ट्रांसफर रोक दिए हैं। विक्टर ओरबान के सहयोगी अंताल रोगान, उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके शब्दों में ओरबान के माफिया अपने संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पीटर माडियार का उद्धरण है। मैंने कई बार मुख्य अभियोजक, राष्ट्रीय पुलिस के कप्तान और राष्ट्रीय कर एवं सीमा शुल्क प्रशासन के प्रमुख से आग्रह किया है, हंगरी में उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए जो हंगरी की जनता से हजारों अरब फोरेंट छीन रहे हैं ताकि वे दूसरे देशों में भाग न सके। इस सरकार के गठन से पहले हंगरी के भावी प्रधानमंत्री ने देशी और विदेशी निवेशकों से अपील की है कि वे किसी भी हालत में ओरबान माफिया की संपत्तियां न खरीदें, क्योंकि तब वे राष्ट्रीय संपत्ति वापसी और सुरक्षा प्राधिकरण के सामने पेश हो सकते हैं। यानी उन्होंने चेतावनी दी कि आप जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बाद में यह साबित हो गया कि ये संपत्तियां भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की गई हैं, तो कानून के मुताबिक आपकी यह संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा माडियार ने बताया कि ओरबान के करीबी कुछ ओलिगार्क परिवार पहले ही हंगरी छोड़ चुके हैं। उनके मुताबिक उद्धरण है, कुछ प्रभावशाली ओलिगार्क परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है और उनकी रवानगी के लिए भरोसेमंद गार्ड्स का इंतजाम कर रहे हैं। माडियार ने जब अंताल रोगान का जिक्र किया तो उन्हें उन लोगों का उदाहरण बताया जो देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो विक्टर ओरबान के काफी करीब था, इसलिए मैं उसके बारे में और बताऊंगा। ये विक्टर ओरबान के करीबी दायरे में भ्रष्टाचार का अच्छा उदाहरण है। अंताल रोगान हंगरी के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। वे प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के कार्यालय के प्रमुख हैं और खुफिया तथा मीडिया रणनीति की देखरेख करते हैं। वो ओरबान के प्रमुख सहयोगी हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जनवरी 2025 में वे अचानक अमेरिका द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप पे प्रतिबंधों के दायरे में आ गए। हाँ, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, जिन्होंने ओरबान का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन सच तो यह है कि बाद में अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने इस अंताल रोगान से प्रतिबंध हटा लिए, बहुत रहस्यमय तरीके से, बिना कोई सफाई दिए बस उन्हें रद्द कर दिया। रोगान हंगरी के कैबिनेट प्रमुख है, जिससे वो ओरबान के दाहिने हाथ और प्रभाव के लिहाज से दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। साथ ही वे हंगरी की नागरिक खुफिया सेवाओं की निगरानी भी करते हैं। उन्हें फिदेस पार्टी की मीडिया रणनीति का वास्तुकार भी माना जाता है, जो सरकार की गतिविधियों की मीडिया में कवरेज को नियंत्रित करते हैं। और यह तथ्य कि माडियार ने इस व्यक्ति को निशाने पर लिया है, पहले से ही इस बात की ओर इशारा करता है कि माडियार वास्तव में ओरबान की पुरानी व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार है। ओरबान भी लगता है कि भागने की तैयारी कर रहे हैं। हंगरी के जाने वाले प्रधानमंत्री ने जब उनकी पार्टी फिदेस को चुनावों में करारी हार मिली, ये घोषणा की कि वे अपने सांसद पद का त्याग कर रहे हैं। आगे ओरबान का उद्धरण है, अभी मुझे संसद में नहीं बल्कि देशभक्ति आंदोलन के पुनर्गठन के काम में जरूरत है।
मुझे फिदेस की सूची से जो मैंडेट मिला था वो फिदेस का संसदीय मैंडेट है, इसलिए मैंने उसे लौटाने का फैसला किया है। और ये विक्टर ऑर्बान का सबसे महत्वपूर्ण बयान था, क्योंकि यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि विक्टर ऑर्बान 1990 से फिदेस पार्टी के अध्यक्ष है और तब से वे किसी न किसी तरीके से संसद के लिए चुने जाते रहे हैं। 2010 में उन्होंने दूसरी बार सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन 16 साल बाद फिदेस पार्टी के अधिकांश मतदाता शायद ऑर्बन और उनकी पार्टी से निराश हो गए हैं। ऑर्बान और उनके करीबी साथियों पर भ्रष्टाचार व हंगरी में जीवन स्तर गिराने का आरोप है। ऑर्बान ने कहा था कि वे रूस से सस्ता गैस तेल खरीदते हैं, जिससे हंगरी के लोगों को यूटिलिटी बिलों का बोझ महसूस नहीं होता। यूटिलिटी बिलों के लिए वे बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसलिए ऑर्बन ने, जैसा कि कहा जाता है, पूरी तरह से राजनीति से हटने और संसद से बाहर जाने का फैसला किया, और यहां तक कि पार्टी के प्रमुख का पद भी अपने पार्टी के साथी को सौंप दिया। यानी वो पूरी तरह से फिदेस पार्टी से बाहर हो गए। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ऑर्बन अचानक कहीं नजर आए और अपनी बहादुर लड़ाई जारी रखने की घोषणा करे। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच रूस भागने के बाद भी खुद को वैध राष्ट्रपति मानते हुए अपनी गतिविधि जारी रखने की बात कहते रहे। इसके अलावा पहले यह बताया गया था कि नई हंगेरियन सरकार ऑर्बान के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करेगी, ताकि पुनः शस्त्रीकरण के लिए सस्ते यूरोपीय वित्त पोषण प्राप्त किया जा सके। उमा डियारा इस योजना में भ्रष्टाचार के खतरे पर चिंता जता रहे हैं। एक बार फिर विक्टर ऑर्बान, जो हमेशा ब्रुसेल्स की आलोचना करते रहे हैं और यूरोस्केप्टिक हैं, उन्होंने इसी ब्रुसेल्स से बड़ी मात्रा में पैसे लिए हैं। आप इन राशियों को सुनकर हैरान रह जाएंगे। हंगरी सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार योजना के लक्ष्यों व दायरे की समीक्षा संभव है। यूरोपीय आयोग ने आगे कार्रवाई से पहले योजना की समीक्षा पर सहमति दी है, और सेफ नामक ऋण योजना पिछले साल ब्रुसेल्स में शुरू की गई थी, ताकि रक्षा उद्योग को मजबूत किया जा सके और यूरोपीय संघ को रूसी खतरे के लिए तैयार किया जा सके। ये सेफ पहल 150 अरब यूरो यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों के बीच वितरित करेगी, और इन पैसों का एक हिस्सा कहां जाएगा? हंगरी में। यानी ऑर्बन को ब्रुसेल्स पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे कहते हैं, ओह सुनिए, नई योजना है तो मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। मोदियार ने कहा कि वो कंपनियों की सूची पर फिर से विचार कर असली जरूरतों और भ्रष्टाचार के जोखिम के आधार पर फैसला लेना चाहते हैं। विक्टर ओरबान की सरकार के औद्योगिक हितों से जुड़े भ्रष्टाचार के जोखिम हैं, और अब वे इस्तीफा दे रहे हैं। और अब ध्यान दें, हंगरी के लिए 16 अरब यूरो का वित्तीय पैकेज यूरोपीय संघ में सेफ कार्यक्रम के तहत सबसे बड़े पैकेजों में से एक था। यह पैकेज केवल पोलैंड और रोमानिया से कम था और फ्रांस को दिए गए आवंटन से अधिक था, जिसने अपने पुनः शस्त्रीकरण के लिए यूरोपीय संघ से 15 अरब यूरो मांगे थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, वहां चोरी के लिए बहुत कुछ था। यह साफ है कि विक्टर ऑर्बान के करीबी इस फंडिंग से कमाई करना चाहते थे, क्योंकि सब खर्च उनके उत्पादन पर होता। और अब यह पता चला है कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मादियार बुधवार को ब्रुसेल्स जा रहे हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ आपातकालीन वार्ता के लिए। अर्सुला फोन डर लायन यूरोपीय संघ के फंड से अरबों यूरो जारी कराने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते गुरुवार को ब्रुसेल्स ने आखिरकार यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के कर्ज को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। बुडापेस्ट, जो लंबे समय से ऑर्बन के नेतृत्व में विरोध कर रहा था, ने बाद में अपनी आपत्तियां वापस ले ली। इस तरह हंगरी सरकार के लिए यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को बहाल करने की उसकी कोशिश में एक प्रमुख राजनीतिक बाधा दूर हो गई। आखिरकार ब्रुसेल्स ने कहा कि वे मोदियार के साथ जल्द से जल्द बातचीत करने के लिए तैयार है, ताकि हंगरी को यूरोपीय संघ से मिलने वाली फंडिंग न खोनी पड़े, क्योंकि वहां कुछ जोखिम है। असल में अगर हंगरी अगस्त की समय सीमा तक पूरा नहीं कर पाती है, तो उसे कोविड महामारी के बाद की पुनर्निर्माण निधियों से लगभग 10 अरब यूरो खोने का खतरा है। यानी अगस्त से पहले वहां कुछ जरूरी सुधार करने होंगे ताकि ये पैसे मिल सके, क्योंकि ये पुनर्निर्माण फंड अब लगभग समेटा जा रहा है। इसके अलावा लगभग 18 अरब यूरो और भी जमे हुए हैं, क्योंकि ऑर्बान के शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों से हटाव हुआ है। तो आप खुद ही गिन लीजिए, वहां 16, वहां 10, वहां 18 अरब। हंगरी यूरोपीय संघ से रक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त वित्त पोषण की भी मांग कर रहा है और प्रवासन विवादों के कारण लगाए गए दैनिक जुर्मानों से छूट चाहता है। तो मगियार के पास बहुत बहुत सारा काम है।
यहाँ मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।